ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बड़ा दावा किया। IRGC का कहना है कि 24 घंटे में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर 21 सैनिक मार जाने का दावा किया। साथ ही ईरान ने बताया कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया गया। हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। श्रीलंका ने पहली बार ईरानी सैनिकों का वीडियो जारी किया है जो वॉरशिप से बचाए गए हैं। श्रीलंका ने ईरानी सैनिकों को अपने बंदरगाह पर चढ़ाऊ दी है। अब इस पूरे रेस्क्यू का वीडियो जारी किया गया है। श्रीलंकन नेवी ने बताया कि IRINS बुशहर जहाज पर सवार 208 ईरानी कर्मियों में से 204 को कोलंबो बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। ईरान में युद्ध के 9वें दिन अमेरिका और इजरायल की सेना का बमों और मिसाइलों से हमला जारी है। मिसाइलों के अटैक से तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार छाया रहा। बीते 200 घंटों में अमेरिका और इजरायल ने ईरान में 750 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर बर्बाद करने का दावा किया है। IRGC और बासिज फोर्स के 600 से ज्यादा अड्डों को बम से बर्बाद करने का दावा हुआ। खामनेई समेत इस्लामिक रिजीम के 48 बड़े कमांडर मारे गए। जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तेहरान पर बीती रात मिसाइलों से कई जगहों पर अटैक किया गया जिससे आग की लपटें उठती दिखाई दी। आसमान लाल हो उठा। इजरायली सेना ने तेहरान के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर हमले किए। एक तेल रिफाइनरी के पास से भी आग की लपटें दिखी। ये हमले राष्ट्रपति ट्रंप की ताज़ा धमकी के बाद किए गए। ट्रंप ने कहा था आसमान से कयामत बरसेगी, ईरान में बड़ी तबाही आने वाली है। इजरायल की सेना ने पूरे ईरान में करीब 3400 हमले किए जाने का दावा किया। दावे के मुताबिक 150 से ज्यादा ईरानी रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने 3 दिनों में 42 ईरानी नौसेना जहाजों को नष्ट कर दिया। साथ ही ईरानी एयरफोर्स को खत्म कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमने उनके कम्युनिकेशन बंद कर दिए हैं और सारा टेलीकम्युनिकेशन चला गया है। इराक के कुर्द क्षेत्र में इरबिल हवाई अड्डे पर हमला हुआ। विस्फोटकों के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। लोगों ने धमाके की 3 जोरदार आवाजें सुनी। इलाके में विमानों के उड़ने और सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। कुछ मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। उधर बहरीन ने भी 86 मिसाइलों और 148 ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अगले चरण की लड़ाई के लिए चेतावनी दी। नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान के आसमान पर अमेरिका और इजरायल का काबू है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान को लेकर दावा किया और कहा कि उसकी बुरी तरह से हार हुई है और उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। ईरान ने पहले पड़ोसी देशों पर हमले को लेकर माफी मांगी, फिर अपने बयान से पलट गया। राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों पर हमला न करने का ऐलान किया था, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद ईरानी हथियार दुबई हवाई अड्डे के पास जा पहुंचे। ईरानी सेना ने दुबई एयरपोर्ट पर शाहिद 130 से हमला किया। अटैक के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई और सभी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। हालांकि कुछ देर के बाद फ्लाइट्स को सामान्य कर दिया गया। मरीना टावर पर ड्रोन का मलबा गिरने से बिल्डिंग को नुकसान हुआ और एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच देश में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की चिंता खत्म हो गई है, क्योंकि हार्मोज रूट बंद होने के बाद सरकार ने कुल इंपोर्ट का 10% कच्चा तेल नए रूट से मंगवाना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के पास तेल का पर्याप्त भंडार है और हालात काबू में है। हार्मोज रूट बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 27% का उछाल आ गया है। दुबई से बीती रात एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर लोगों ने राहत की सांस ली। लोग अपनों को रिसीव करने के लिए वहां पहुंचे थे। इन यात्रियों में शामिल एक युवक ने बताया कि मुझे दुबई में असुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इस मुश्किल समय में घर वापस आकर जरूर अच्छा लग रहा है। पश्चिम बंगाल दौरे पर राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में हुई चूक के मामले में केंद्र सरकार ने एक्शन लिया। केंद्रीय गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से इस मामले में शाम 5 बजे तक डिटेल रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि कल राष्ट्रपति मुर्मू बंगाल के दौरे पर थी, जहां उनके प्रोटोकॉल में बड़ी चूक हुई। उनके कार्यक्रम की जगह अचानक बदल दी गई। साथ ही न तो सीएम उन्हें रिसीव करने पहुंची और न ही राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा। राष्ट्रपति की अगवानी में नहीं पहुंचने पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सफाई दी। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्था ने किया था, जिसमें जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सचिवालय को पहले ही सूचित किया था कि आयोजकों की तैयारी अपर्याप्त है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ। बीजेपी अपने निजी एजेंडे के लिए देश के सर्वोच्च पद का अपमान और उसका दुरुपयोग कर रही है।
लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले पीएम मोदी ने ओम बिरला की तारीफ की। पीएम ने कहा कि जितने शानदार लोकसभा सांसद हैं वो उतने ही बेहतरीन लोकसभा स्पीकर हैं। स्पीकर किसी को भी अपमानित नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान उस वक्त आया है जब ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटाने के संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों के एक नोटिस को सोमवार के लिए नोटिफाई किया गया। बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने एक और नया केस दर्ज कर लिया है। ये एफआईआर पीएनबी के चीफ मैनेजर की शिकायत के बाद दर्ज हुआ। एफआईआर के मुताबिक 2013 से 17 के बीच अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर 1085 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। बैंक का आरोप है कि कंपनी ने फंड को जानबूझकर दूसरी जगह डायवर्ट कर दिया। नई एफआईआर में रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी, मझारी काकर समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ। धारदार हथियार से हुए हमले में ब्रह्मचारी को चोट आई है। यह हमला रीवा एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर प्रयागराज जाते वक्त हुआ। महाराज ने ट्रेन के टॉयलेट के अंदर खुद को बंद कर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य पर हमले की साजिश रचने का शक जताया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौ तस्करी के शक में 2 लोगों की हत्या करने का आरोपी मोनू मानेसर हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गया। वो पिछले 2.5 साल से भरतपुर की जेल में बंद था। मोनू मानेसर को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर एस्कॉर्ट में ले जाया गया। उसे लेने के लिए गौ सेवक गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। मोनू मानेसर को सितंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। 15 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद के शव जली हुई हालत में मिले थे, जिसके आरोप में मोनू मानेसर को जेल हुई थी। मेरठ में यूट्यूबर और बिग बॉस 17 के पार्टिसिपेंट अनुराग डोभाल ने खुदकुशी की कोशिश की। उसने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी फॉर्च्यूनर कार को पलट दिया। कार डिवाइडर से टकराकर वापस देहरादून वाली लेन में जा गिरी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए। युवक को मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुसाइड अटेम्प्ट का लाइव वीडियो भी सामने आ गया है। यूपी के रामपुर में सड़क हादसे का एक भयानक वीडियो आया। सड़क पर मोड़ने की कोशिश कर रही एक स्कॉर्पियो कार को तेज रफ्तार से दूसरी कार ने टक्कर मार दी। इसके बाद स्कॉर्पियो कई बार पलटते हुए दूर जा गिरी। हादसे में स्कॉर्पियो चला रहा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा रामपुर के शाहबाद थाना क्षेत्र के मंगली गांव में हुआ। अमरोहा के हसनपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया। कब्जेधारियों ने अस्थायी दीवार बनाकर सरकारी जमीन हड़प ली है। लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ 3 महीने पहले एफआईआर हुई है। बावजूद इसके प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ताओं ने मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के उत्तम नगर में मर्डर के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक नाबालिग समेत अब तक कुल 7 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने केस में SC/ST एक्ट भी जोड़ दिया गया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हुआ। भारी सुरक्षा के बीच प्रशासन ने आरोपियों के घर के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया। JJ कॉलोनी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अहमदाबाद में आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा। भारत तीसरी बार T20 विश्व कप का खिताब जीतने के लिए मैदान में उतरेगा, तो न्यूजीलैंड पहली बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए उतरेगी। T20 में न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 30 मुकाबले खेले गए। 18 मैचों में टीम इंडिया ने जीत हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड को 11 में जीत मिली। 1 मैच बेनतीजा रहा। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है। देश भर में टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। वाराणसी में क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत के लिए हवन पूजन किया, तो कानपुर में भी हवन पूजन कर जीत के लिए दुआएं मांगी गई। कहीं अयोध्या में पंडितों ने मंत्रोच्चार कर जीत की प्रार्थना की। आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है।